आइए नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं अली परवेज़ मलिक साहब की तरफ, जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़ज़ाना। अली साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको मुबारक हो कि आपने एक मरहला पार कर लिया, कम से कम बजट की स्पीच तो होगी जैसे तैसे भी हुई। पीपल्स पार्टी के आप बारे में बताइएगा कि एतराज़ात क्या रहे और वो क्या डिमांड तवक्को क्या कर रहे थे आपसे, जिसकी वजह से कोई नाराज़गी की खबरें चली? देखें, गुजारिश इस तरह से तलत साहब के शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म वक्त हैं, वो बिल्कुल अपने जो कोalition पार्टनर्स और इत्तेहादी जमातें हैं उनको अपने साथ हर मरहले के ऊपर साथ लेके चलने के ऊपर यकीन रखते हैं। और उन्होंने इस सारे के सारी एक्सरसाइज के अंदर अपने सारे इत्तेहादियों के साथ एक भरपूर कंसल्टेशन का एक एक्सरसाइज भी जारी रखी। और इसके साथ साथ जो अपनी माशी टीम है उसको भी ये ख़ास तौर पर हिदायत दी कि आपने उनके साथ किए हुए सारे वादे जो हैं उनको बजटरी फ्रेमवर्क के अंदर जिस हद लेकिन वो तो भी करना। पंजाब में उनके पार्टी के रहनुमाओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि हमसे तो कोई पता ही नहीं हमें कि बजट के अंदर क्या हो रहा है, हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। और आज भी नाराज़गी की हमें बताया गया कि एक वजह यह भी थी, बाद में मना लिए गए। तो आपने उनको कंसल्ट नहीं किया, वो तो बार बार हमें यही बता रहे हैं। देखें, मैं सिर्फ देखें पोस्चरिंग जो मर्जी हो, जो वफाक के अंदर जो कंसल्टेशन हुई है उनके हकायक मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हमें ये बिल्कुल हिदायत थी कि सारे इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। तो जब आप जानते हैं बजटरी फ्रेमवर्क जब अपना कंप्लीट और शक्ल इख्तियार कर रहा था तो उस वक्त सरदार एयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस के अंदर जब वज़ीर आज़म साहब चाइना के दौरे पर थे तो वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने जूम के ऊपर और मैंने वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी FPR चेयरमैन के साथ बैठ के स्पीकर साहब के चेंबर के अंदर जो पीपल्स पार्टी का वफद था, जिसके अंदर सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, नवीद कमर साहब, उनके साथ कई बैठकें लगाई और उसके बाद उनको सारी की सारी जो रेवेन्यू मेजर्स और सारी की सारी जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसके बारे में ब्रीफ भी किया। उसके बाद जब वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान तशरीफ़ भी ले आए थे तो उसके बाद भी वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बाज़ाब्ता खुद बैठ के भी उनको भरपूर ब्रीफिंग्स दी हैं। और मुझे तो जहां तक पता है उनका कॉन्फिडेंस भी इस सारी की सारी एक्सरसाइज में हमारे साथ था। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आज जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर की उसका मतन, उसके अंदर तमाम प्लान, उसके अहदाफ वो सब के सब पीपल्स पार्टी से शेयर हो चुके हैं और आर दे ऑन बोर्ड नाउ, क्योंकि आपने पास भी करवाना है ना बजट? जी बिल्कुल, मैं तो आपसे बिल्कुल बता रहा हूं कि जी हमारी जो कंसल्टेशंस और बैठक्स उनके साथ हुई हैं उसके बाद जो उनकी टीम थे उसने अपनी भरपूर हिमायत का वहां पे हमें यकीन दिलाया। और आज जो भी इरिटेंट डेवलप हुआ मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब और उनके बाकी साथी बाद में जब बजट स्पीच हो रही थी तो ऐवान के अंदर मौजूद थे और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए अपनी भरपूर सपोर्ट और अपनी वोट का हमें साथ हमारे वो एक्सरसाइज में आगे लेके चलेंगे। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा निजकारी का भी है। मैं कथा कलामी हो रही है क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, तो निजकारी के ऊपर उनकी टॉप मोस्ट क़यादत की तरफ से भी एतराज़ात आ चुके हैं। आपने अपनी प्लानिंग के अंदर, बजट स्पीच के अंदर भी उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो निजकारी तो होनी ही है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये फरमा चुके हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी नहीं है, सबको हमने प्राइवेटाइज कर रहा है। तो पीपल्स पार्टी इस पर भी ऑन बोर्ड है? जी देखें, बिल्कुल ये तो आपके सामने फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर PIA की प्राइवेटाइजेशन और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स भी बिल्कुल वहाँ पे मुकर्रर हो चुके हैं और ये एक्सरसाइज भरपूर स्पीड के साथ आगे चल रही है। और इसके लिए तलत साहब इस चीज़ का भी आप इन सारे दोस्तों को बड़ी अच्छी तरह इदराक है कि जो अगर हमने PIA की प्राइवेटाइजेशन टाइमली कर ली होती तो शायद वो 650 अरब का जो खसारा आज हमें उठा के PIA की प्राइवेटाइजेशन करने के लिए होल्डको के अंदर पार्क करना पड़ रहा है, तो शायद उस नुकसान को हमने बचा लिया होता और वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर यहाँ पे स्कूल अस्पताल बनाने के अंदर सर्फ हो चुका होता। तो इन सारे के सारे माशी जो अहदाफ हैं और सारे के सारे प्लान्स बिल्कुल सारे इत्तेहादियों के साथ शेयर्ड हैं और वो फुली ऑन बोर्ड हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला एज ये बजटरी एक्सरसाइज मूव्स फॉरवर्ड तो अपनी भरपूर इंशाल्लाह ताला एक्सप्रेसिट अंदाज के अंदर भी आगे इजहार करेंगे। अच्छा, इसमें बजट में दूसरे मामलात की तरह और हर साल की तरह आपने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन का हदफ है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन का हदफ है, जिसके अंदर बैरूनी इन्वेस्टमेंट का हदफ है, उन अहदाफ का अगर हम आपकी हुकूमत का एक साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो इकनॉमिक सर्वे के अंदर जो नज़र आया
उस इकनॉमिक सर्वे के अंदर तो आपने महासभा 3-4 जगहों पर कोई हदफ आपका पूरा नहीं हुआ, वहाँ पर आपके अहदाफ जो हैं वो लड़खड़ाते हुए नज़र आए। तो ये जो अब आपने बजट की डॉक्यूमेंट बनाई है, इसके अंदर ये आपके गेस्टिमेट्स हैं, आपके एस्टिमेट्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, या ये वो फिगर्स हैं जिनके बारे में आपको यकीन है कि ये सही फिगर हैं? देखें तलत साहब, गुजारिश ये है कि हर चीज़ को मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव में देखा जाए, उसका पस मंज़र सामने रखा जाए, तो फिर चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बेहतर हो जाता है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा, हमने किसी जगह पे ये क्लेम नहीं किया कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। हमने सिर्फ जिस चीज़ के ऊपर इत्मीनाद का इजहार किया है, और जिसके ऊपर बल्कि सारी दुनिया ने इत्मीनाद का इजहार किया है कि वो जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान ने इख्तियार किया है, उसके ऊपर दुनिया उसके ऊपर इत्मीनाद रखती है। उसकी झलक आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट है उसमें भी नजर आती है, करेंसी की स्टेबिलिटी में भी नजर आती है, आपको जो आपके यहां पे महंगाई के अंदर कमी है उसके अंदर भी नजर आती है, और जो बैरूनी सरमायाकारी के लिए जो वफद चाइना से आते हुए नजर आते हैं, सऊदी अरेबिया से आते हुए नजर आते हैं, कतर से आते हुए नजर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इत्मीनाद का इजहार करते हैं। तो काइंडली डू अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि जहां पे हम खड़े थे उससे कहीं बेहतर हैं, और माशी तौर पे कम से कम कोई इस्तेकाम आता हुआ नजर आ रहा है। और इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर जहां पे यहाँ पे चंद लोग जो अपने आप को रियासत से बढ़ के समझते हैं, और उन्होंने जहरीली सियासत हमारे माशरे में इंजेक्ट की है, उस माहौल के अंदर हमने उसके बावजूद भी FBR ने 30% से अपनी ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर दिखाई है, और इंशाल्लाह ताला आज कोई इस्तेहकाम के कोई ये जो आपको स्टेबिलिटी थोड़ी सी जड़ पकड़ती हुई नजर आती है। इस बजट के अंदर जो हमारा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सबसे पहले हम इस इस्तेहकाम को एंकर और परमानेंस दें। अगर खुदा ना खास्ता उसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना सियासत की नज़र, उसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना मईशत की मैनेजमेंट की नज़र इस सारी चीज़ को किया, तो हमें सिर्फ खदशा ये कि खुदा ना खास्ता हम उसी जगह के ऊपर महीनों में ना पहुंच जाएं जो साल पहले खड़े हुए थे। आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, तो लोएस्ट लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी। वफूद का आना और जाना तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना जी। हमने बंदे तो नहीं इन्वेस्ट करने ना कि आप सऊदी अरब कितने बंदे लेके गए, हमने तो देखना है कि सऊदी अरब से पैसे कितने आए, UAE से पैसे कितने आए, चाइना से पैसे कितने आए। सो फ्रैंकली जो आपका एंथुजियाज्म है मुझे समझ आती है कि ज़रा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो कोई बहुत शेकी ग्राउंड पर है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो पिछले 15 सालों के अंदर 20 साल के अंदर 13 से 15% के दरमियान है, और ये खित्ते के अंदर सबसे कम है। पर जो मैंने आपसे बात कर रहा था वो ये था कि पहली पर प्रायोरिटी है कि इस जो निज़ाम को आपने एंकर करके स्टेबिलिटी देनी है। उसके बाद जो दूसरा पहलू जो बजट के जरिए आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि इस्लाहात, एक होम ग्रोन इस्लाहात का प्रोग्राम आप आगे लेके आए हैं, जिसके असूल मैं आपके सामने रखूंगा, और वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट के अंदर फीड करता है मैं आपको उसके ऊपर कंक्लूड कर दूंगा। देखें, आज जो बजटरी एक्सरसाइज हुई है उसके अंदर चंद असूल शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर बड़े क्लियरली तय कर लिए गए हैं। वो ये है कि आपने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को पीनलाइज भी करना है, और उनके खिलाफ डिजिटाइजेशन के जरिए, इन्फोर्समेंट के जरिए उनको टैक्सेशन की फोल्ड में भी लेके आना है। दूसरी चीज जो आपने उस टैक्सेशन की एक्सरसाइज में तय की है वो ये है कि आपने वल्नरेबल सेगमेंट्स को भरपूर अंदाज के अंदर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, जिसके अंदर आप जानते हैं सैलरीज के ऊपर कोई बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया गया, बेर छोटी मोटी वहां पे एडजस्टमेंट्स की गई हैं, और जो टॉप स्लैब थी जिसकी वजह से हम टैलेंट को ब्लीड कर रहे थे और लोग इमिग्रेट कर रहे थे, उसके अंदर हालांकि बड़े गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी नजर आई। बड़े बड़े लोगों ने बात की कि 45-50% पे जा रहा है, उसको वहीं पे कायम रखा है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज की गई है, तीसरी चीज की गई है वो ये है कि वल्नरेबल सेगमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। BISP की रिकॉर्ड आपकी, उसके ऊपर आपने एलोकेशन की है। इसके अलावा बिजली की जो कीमत है, जो पहले वो प्रोटेक्टेड कैटेगरीज जो 200 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करते हैं उनके लिए आपने बिजली का यूनिट फिक्स किया है 15-16 रुपए की कीमत के ऊपर। तो इन सारी चीजों का, और ये एक और बल्कि जो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है कि आप प्रोडक्टिव यूज के अंदर पैसे को लाएं, ब्लैक इकोनॉमी जो पार्किंग लॉट्स बने उनसे पैसे निकाल के आप अपनी फॉर्मल इकोनॉमी में लाएं। तो अब मैं गुजारिश ये करूंगा कि अगर हमने फॉर्मल इकोनॉमी के लिए किसको इंसेंटिव दिया है, किसको कहा है आपने फॉर्मल इकोनॉमी मैं पहले
पिछला 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 सवाल का जवाब तो ले लेना सर। तो अब गुजारिश ये है कि जब आप फॉर्मल इकोनॉमी का शेयर बढ़ाएंगे, जब आप पीनल कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे देंगे उन लोगों के ऊपर जो नॉन फाइलर्स हैं, सर नॉन फाइलर्स के लिए, नॉन फाइलर हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, दैट्स अ सेपरेट बास्केट ऑल टुगेदर। अच्छा, नॉन फाइलर क्या होते हैं जी? नॉन फाइलर है ना जी, वो आपको नहीं, नॉन फाइलर आपका रजिस्टर्ड फाइलर होता है वो। मैं आपको अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बताता हूँ, जो स्मगलिंग से रिलेटेड है, जो टायर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो टोबैको से रिलेटेड है, जो रियल एस्टेट अंडरस्टेटेड है, जो गोल्ड स्मगलिंग होके आती है, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है जो डॉलर के गिर्द घूमती है। दलत साहब, गुजारिश ये है कि नॉन फाइलर वो शख्स होता है, आपका जोर नॉन फाइलर पे चलता है ना जी, आपको पता है उसका आईडी कार्ड लगा हुआ है। अब जो गोल्ड स्मगलर है उसके ऊपर आप हाथ नहीं डालते। आप अगर मौका देंगे तो मैं एक सवाल का जवाब देकर दूसरे पे आ जाता हूं। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि आपने पहले इन्वेस्टमेंट रेट की कमी की बात की। मैंने आपसे कहा जो ये मेजर्स लिए जा रहे हैं इनसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा के आपके बैंकिंग सेक्टर एंड जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसके अंदर सेविंग्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले जो चीज़ दरकार होती है वो सेविंग्स होती है। तो जब तक सेविंग्स नहीं होंगी या बाहर से पैसा नहीं आएगा तो आप इन्वेस्टमेंट रेट को पुश नहीं कर सकते। एंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दैट इज द बेन ऑफ आवर इकोनॉमी, पर उसको पुश करने के लिए वसाइल भी तो मुहैया करने हैं ना। तो जो आपने ये सारे इकदाम लिए हैं इससे आप फॉर्मल इकोनॉमी की सेविंग्स बढ़ाएंगे और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाने की तरफ जाएंगे। अब आप आ जाएं कि आपने किस तरह से रियल एस्टेट के अंदर से पैसे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस तरह से बाकी के स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। आपने रियल एस्टेट के अंदर आप जानते हैं कि जी आपने वो लोग जो आप जानते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए फाइलर बनते हैं और उसके बाद रिडार से डिसअपीयर हो जाते हैं, उनके लिए पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, पीनल चार्जेस, पीनल रेट्स तय किए गए, वरना वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। वो स्टॉक मार्केट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक वो एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ना वहां पे अपनी जो लेवी की शक्ल के अंदर दे सकें। इसके अलावा वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, उसके अलावा 4 किस्म की और चीजों के ऊपर तकलीफ होगी। एंड मोर सो ये अमाउंट हमने रेवेन्यू स्पिनर के तौर पे नहीं ली, जो 7 एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर मैकिन्जी की मदद के साथ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स की मदद के साथ जो डिजिटाइजेशन की एक्सरसाइज हो रही है उसके अंदर एक पूरा डायरेक्टरेट वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस का कायम कर दिया गया है। जो एक जुमला मुझे कहने दीजिए यहाँ पे, ये आपने जितने मामलात बताएं एफबीआर की डिजिटाइजेशन तक, यकीन माने मैं आपको पुराने बजट की तमाम तकारीर निकाल के दिखा सकता हूँ, ये डिट्टो रिपीट है उन्हीं तकारीर की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मर्तबा आपकी नीयत जो है वो वही है। वी हैव बीन हियरिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो तलत साहब, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली अनफेयर ऑफ यू टू से, बिकॉज आप मुझे बता दें आपकी सहाफत की तारीख के अंदर कितनी दफ़ा आपने देखा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के जिसमें एक भी डॉलर हुकूमत की जेब से ना गया हो। हम इसी तरह डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ ला के दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंट कंपनी आपके प्रोसेसेस को बैठ के इस वक्त मोबाइल IMF की रिक्वायरमेंट है। सर कहां पे आई, आपको किसने कह दिया IMF की रिक्वायरमेंट है? कोई IMF की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपना टैक्स जो हैमरेज है उसको कंट्रोल करना है, टैक्स बेस आपने इंक्लूड करना है, इंक्रीज करना है, और एफबीआर टैक्स को इकट्ठा करती है और आपके लिए कंपल्शन है कि आपने ये करना है। लेकिन एफबीआर की रिफॉर्म, आई कैन कोट यू लाइक लास्ट 10 बजट्स उसके अंदर हर तकरीर के अंदर होता है। Sir, please don't quote me 10 budgets. Please quote me one example when McKinsey was mobilized and or a consultant of McKinsey's stature was ever housed in FBR to design the end-to-end digitization of FBR. मुझे एक मिसाल दे दें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ।